परावर्ती वाला। चलो आज वाला शुरू करते हैं। आज क्या है? प्रिज्म। ध्यान से समझना, शुरुआत समझे रहोगे ना तो आगे बहुत मजा आएगा, और नहीं समझे रहोगे तो आगे दिक्कत होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इसका कुछ प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे पास प्रिज्म। देखो प्रिज्म होता क्या है समझना ध्यान से, ठीक है ना। प्रिज्म देखे होगे सभी लोग, नहीं देखे होगे तो अभी दिखा देंगे, ठीक है ना। इसमें ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी। मतलब इसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है कि इसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। तो हम इसको बोलेंगे प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए रहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दो पृष्ठ क्या होते हैं? समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ झुके होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। इसमें देखो लिखा है, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। प्रिज्म का मैं ओरिजिनल रूप बना देता हूँ। देखो प्रिज्म कैसा होता है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, नहीं हर बार मत मानो कि सीधा ही है। ठीक है ना। एक समतल पृष्ठ इधर है और एक समतल पृष्ठ उधर है। आगे एक त्रिभुज है और पीछे एक क्या है? त्रिभुज है, ऐसे, ठीक है ना। एक इधर त्रिभुज है, एक आगे त्रिभुज है, और नीचे भी समतल पृष्ठ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यही प्रिज्म है, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है ना। दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। इसमें देखो ऐसे दो समतल पृष्ठ लगे रहेंगे। जैसे ये मान लो हाथ मेरा समतल है दोनों, तो ऐसे लगे रहेंगे। फिर एक ऐसे नीचे से होगा और आगे दूठे ऐसे त्रिभुज रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। और एक पीछे रहेगा। तो तीन समतल पृष्ठ होते हैं और दो कैसे पृष्ठ होते हैं त्रिभुजाकार। देखो एक इधर की है, एक उधर की है, और एक नीचे है, ठीक है ना। एक इधर की है, एक उधर की है, और एक नीचे है, और आगे एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज पीछे है। तो तीन समतल पृष्ठ हैं और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। लेकिन अपवर्तन कहाँ से होगा? ये जो दोनों पृष्ठ इस कोण पर झुके हुए दिख रहे हैं, ये वाला कोण दिख रहा है ना सबको, ठीक है ना। इसको प्रिज्म कोण ए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म कोण, ठीक है ना। और इधर वाला और उधर वाला जो पृष्ठ है उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। अब हम बार बार ऐसे प्रिज्म नहीं बनाएंगे, हम प्रिज्म का ये आगे वाला हिस्सा बस बनाएंगे, ठीक है ना। प्रिज्म का जो मुख्य परिच्छेद होता है जो हम केवल समझने के लिए बनाते हैं, तो प्रिज्म का हम हमेशा कौन सा चित्र यूज करेंगे? बस ऐसे एक त्रिभुज बना देंगे, यही मान लेंगे क्या है? प्रिज्म। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है मान लेंगे उधर कहीं है पीछे, ठीक है ना। ये वाला ए होगा, ये बी होगा और ये सी। और इसी को हम लोग यहाँ पे जो ए दिखाए हैं वो यही कोण है। कौन सा? प्रिज्म कोण,
ठीक है ना। इसे कौन सा कोण बोलेंगे? प्रिज्म कोण। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं और ये प्रिज्म का आधार है। क्या है? आधार, जिस पे प्रिज्म टिका हुआ रहता है। प्रिज्म को रखोगे कहीं तो उसका आधार होगा तभी ना रखाएगा। तो ये नीचे वाला प्रिज्म का आधार होता है। ठीक है ना। तो अगर हम प्रिज्म में कोई चीज़ समझेंगे तो हम ऐसा प्रिज्म बना के समझेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है, 3D चित्र होता है, जो कि यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। ठीक है ना। जितना हो सकता था मैं बना दिया, अब यहाँ पे समझेंगे इसको। प्रिज्म क्या होता है हमको पता चल गया कि एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब ये तो हो गई प्रिज्म की परिभाषा, जो कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। हमको इसका डेरिवेशन सीखना है, इस पे अपवर्तन कैसे होता है वो सीखना है। इसका हमको कोई खास मतलब नहीं है, ये कभी पूछता भी नहीं है परीक्षा में। ठीक है ना। हमको यहाँ पढ़ना है मेन क्या, प्रिज्म द्वारा, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, इधर बढ़िया चित्र बनाएंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अच्छे से समझ में आया तभी डेरिवेशन समझ में आएगा। और वो डेरिवेशन कई बार पूछता भी है प्रिज्म वाला। ठीक है ना। अंसाल में पिछली बार कराता था तो 4-5 बार आया था प्रिज्म वाला। खाली प्रिज्म से जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो हमको प्रूफ करना था। तो पहले देखो अपवर्तन होता कैसे है प्रिज्म से। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रिज्म थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है ना। ये प्रिज्म किस चीज़ का है, कांच का। किसका मान लिए हम लोग, कांच का। ये क्या है, हाँ ये ए होता है तो इसको बोलेंगे कोण ए। ये बी है और ये सी है। ये हमारा है प्रिज्म कोण। ठीक है ना। और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे अपवर्तित हो रही है, और वही चीज़ लिख देंगे तो वही हो जाएगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलो देखो, मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे आपतित हुई। इस प्रकाश की किरण का नाम है, कुछ नाम रखना है ना, तो ये प्रकाश की किरण का नाम रख देते हैं पी क्यू। इस बिंदु का नाम क्यू है और यहाँ का नाम क्या है, पी। अब ये कांच का है, बाहर क्या है, वायु। बाहर क्या है, इधर भी क्या है बाहर, वायु। तो जो ये प्रकाश की किरण है ये वायु से कहाँ जाने वाली है, कांच में। तो वायु विरल माध्यम होता है और कांच सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। क्या होता है, और जब अपवर्तन होगा तो वो अपने मार्ग से विचलित होगी। अब विचलित होगी तो किधर विचलित होगी हम कैसे पता करते हैं, अभिलंब खींचकर। सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण झुक जाती है। तो पहले हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक अभिलंब, जो कि ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे न जाके क्या होगा, ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी कि नहीं। और जब तक कांच में चलेगी तब तक तो सीधा ही चलेगी। देखो सीधे न जाकर बल्कि अभिलंब की ओर झुक गई है, और फिर जब तक कांच में चली है तब तक सीधे चली है। अब जैसे ही यहाँ पहुंची, इस बिंदु का नाम रख देते हैं आर। इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, आर। अब जैसे ही प्रकाश की किरण आर पे पहुंचेगी तो यहाँ से फिर इसको बाहर निकलना है, निकलना है कि नहीं, बाहर कहाँ जाना है, वायु में। तो अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम में, फिर अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होगा तो मार्ग से विचलित होगी, और किधर विचलित होगी वो पता करने के लिए हम क्या खींच देंगे, अभिलंब। तो ये क्या हो गया, अभिलंब। तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये ऐसे सीधे ना जाकर बल्कि अभिलंब से दूर हट के ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं, ये हटे ना अभिलंब से दूर। इसका नाम रख देते हैं क्या, यस। तो अब देखना ध्यान से, जितना इस चित्र में चीजें हो सकती है मैं सब इसी में बताऊंगा। ठीक है ना। ये आपतित हुई तो इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण।
और यहाँ से इसका अपवर्तन हो गया तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। होगा कि नहीं? होगा ना जी। और ये प्रकाश की किरण फिर अपवर्तित हुई यहाँ से, तो किसी भी प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन हो जाता है तो उसका नाम निर्गत किरण। एक बार यहाँ से हुआ, एक बार यहाँ से हुआ, 2 बार हो गया ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? निर्गत किरण। इसका नाम हो गया निर्गत किरण। तो पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कितना विचलित हुई जब प्रिज्म से होकर गुजर गई तब, तो प्रिज्म पर ऐसे आपतित हुई थी, लेकिन प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद ऐसे जाने लगी कि नहीं? देखो, आपतित हुई थी ऐसे, हुई थी ना, प्रकाश की किरण आपतित हुई थी ऐसे, लेकिन विचलन होने के बाद कैसे जाने लगी? ऐसे जा रही कि नहीं? नीचे की साइड गई थी ऐसे, प्रिज्म से पार होने के बाद अपने आप कैसे जाने लगी? नीचे। तो कितना विचलित हो गई, कितना घूम गई? तो देखो, गई थी ऐसे, ऐसे गई थी ना, और जैसे ही प्रिज्म से पार हुई तो ऐसे जाने लगी कि नहीं? तो कितना विचलित हुई? इतना विचलित हुई। हो गई कि नहीं? देखो, ऐसे जा रही थी, ऐसे प्रकाश की किरण गई, प्रिज्म पे आपतित हुई, फिर अपवर्तन हुआ उसका, हुआ कि नहीं? फिर अपवर्तन हुआ यहाँ से, तो ऐसे घूम के ऐसे गई, मतलब गई थी ऐसे, अब बाहर निकलने के बाद ऐसे जाने लगे कि नहीं? तो कितना विचलन हुआ? इतना हुआ कि नहीं? ये ना हुआ विचलन। अरे ऐसे गई, घूम गई ऐसे, तो विचलन यही ना हुआ, इतना। तो उसको हमको पता करने के लिए हमको इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। निर्गत किरण को किधर बढ़ाना पड़ेगा? पीछे की ओर। तो जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमको पता चल जाएगा कितना विचलित हुई है। सीधा बढ़ाया हूँ ना। ठीक है ना, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो कितना विचलित हुई है, इतना विचलित हुई है कि नहीं? और इसी विचलन को हम कहते हैं, जितने कोण से विचलित हुई है उसको विचलन कोण बोलते हैं। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल से। इस कोण का नाम क्या है? विचलन कोण। उसको पढ़ते डेल है, लेकिन नाम उसका यहाँ पे दूसरा है, विचलन कोण। विचलन कोण बताता है कि प्रकाश की किरण कितने कोण से मुड़ गई अपने मार्ग से प्रिज्म से पार होने के बाद। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? विचलन कोण। तो बोलो, समझ में आया इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो 2 अभिलंब है इनका नामकरण कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ना, तो इनका ये वाला पॉइंट आगे कहीं काट देगा यहाँ पे। इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, और इसका नाम एफ रख देते हैं। मान लो इसको काटता नहीं तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ भी लेना पड़ता, काट दिया तो एक पॉइंट से काम चल जाएगा ना। तो हुआ क्या? जो हुआ वही लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, लिखना अपने से ये तुम लोगों को क्या लिखना है, सुनो। एक प्रिज्म ABC है जो किसका बना हुआ है? कांच का, और जिसका प्रिज्म कोण क्या है? ए। इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक आपतित किरण PQ अभिलंब ED के साथ आपतन कोण I1 बनाते हुए आपतित होती है कि नहीं? आपतन कोण I1 बनाते हुए आपतित होती है। ठीक है ना। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक आपतित किरण PQ अभिलंब ED के साथ आपतन कोण I बनाते हुए आपतित होती है, जहां से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR अभिलंब ED की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। फिर बिंदु R से या पृष्ठ AC के बिंदु R से, ठीक है ना, पृष्ठ AC के बिंदु R से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब FD से दूर हटते हुए RS दिशा में चली जाती है। समझ में आई बात? यही पूरा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है ना। और चित्रानुसार हम कहेंगे कि प्रकाश कितने कोण से विचलित हो गया? डेल कोण से। ठीक है ना। विचलन कोण कितना है? डेल। फिर से एक बार बोल दूं। सर्वप्रथम कांच का बना हुआ एक प्रिज्म लेते हैं जिसका प्रिज्म कोण ए है। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित किरण PQ अभिलंब ED के साथ आपतन कोण I बनाते हुए
आपतित होती है, देखो इधर कोण दिखाना भूल गया, यहाँ से अपवर्तन कोण अपवर्तित हुई है तो यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा ना R1। फिर यहाँ से आपतित हुई, लेकिन ये अपवर्तित किरण है तो हम लोग अपवर्तन कोण ही दिखाते हैं, नाम क्या देते हैं R2। फिर यहाँ से अपवर्तन हुआ तो यहाँ निर्गत किरण मिली ना हमको, यहाँ निर्गत कोण होगा जिसको E लिखो या फिर I2 लिख लो, E लिखो या फिर क्या लिख लो I2, ठीक है ना। तो फिर से सुनो, अब कोण को भी उसी में जोड़ के बताऊंगा, थोड़ा और 1-2 लाइन बढ़ेगी। सर्वप्रथम कांच का एक प्रिज्म लेते हैं जिसका प्रिज्म कोण ए है। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित किरण PQ अभिलंब ED के साथ आपतन कोण I1 बनाते हुए आपतित होती है। जहाँ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुककर अपवर्तन कोण R1 बनाते हुए QR दिशा में चली जाती है, ठीक है ना। फिर पृष्ठ AC के बिंदु R से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब FD से दूर हटते हुए निर्गत कोण E या I2 बनाते हुए RS दिशा में चले जाते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एक अक्षर जो मैं बोला हूँ वही लिखो, अपने से इसके बारे में लिखना, गलत होगा तो मैं फिर से लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब बाकी नकल मारने के लिए वीडियो रहेगा ही तो समझ में आया पूरा क्या क्या चीज़ है। अब इसमें एक ग्राफ कभी कभी पूछता है जो कि तुम लोगों को 10 में नहीं बताया गया होगा ग्राफ। वो ग्राफ क्या है समझना ध्यान से। अभी ये चीज़ तुम लोग लिखोगे, आज मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाने के लिए 1 घंटा पूरा चाहिए, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आज नहीं करवाऊंगा, लेकिन ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है जान गए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये जान गए। अब हमको ग्राफ एक सीखना है, वो ग्राफ होगा आपतन कोण I1, यहाँ हमने दिया है आपतन कोण I1 लेके चलेंगे, और ये विचलन कोण कितना है डेल। हम लोग ग्राफ किसके बीच देखेंगे, आपतन कोण I1 और विचलन कोण डेल के बीच देखेंगे कि आपतन कोण बढ़ाने से विचलन कोण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो कुछ लोग कहते हैं कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ता है विचलन कोण का मान घटता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता है विचलन कोण का भी मान बढ़ता है, ठीक है ना। कंफर्म नहीं जान पाते हो क्या होता है, रियल में क्या होता है। मान लो अगर ग्राफ कोई बनवा भी दिया तो समझ जाओगे कुछ टाइम तक घट रहा है फिर बढ़ने लग रहा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है वो जल्दी नहीं समझ पाते हो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ग्राफ। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ये नहीं कि परीक्षा में बार बार पूछता है। आपतन कोण I, आपतन कोण, बस मैं यहाँ पे I दे देता हूँ, ठीक है ना। I1 यहाँ पे बस मैं I नाम दे रहा हूँ, तथा विचलन कोण डेल के बीच ग्राफ, क्या लिखा हूँ, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, क्या होगा समझना ध्यान से, ठीक है ना। हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, मैं 3-4 चित्र बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, बस समझाने के लिए, ज़्यादा कुछ इसमें इतना खतरनाक चार्ट नहीं रहेगा, बस 1-2 लाइन रहेगी, ठीक है ना। ये प्रिज्म हो गया ABC। इस प्रिज्म पर अगर हम ये प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, पहले आपतन कोण छोटा लेते हैं, ये देखो अभिलंब है इस पृष्ठ का, तो हम एक प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे जो कि ये है, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण है, ये जब भी आपतित होगी चाहे जितने भी कोण से आपतित हो, ये आपतन कोण मान लेते हैं I है, तो ये I ग्रेटर देन होना चाहिए 30 से कम मत रखना, ठीक है ना। I का मान 30 से कम मत रखना। अब उसके बाद यहाँ से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो प्रकाश की किरण ऐसे न जाके बल्कि अभिलंब से दूर हटेगी और ऐसे जाएगी कि नहीं। फिर यहाँ पे अगर अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब ऐसे आएगा और प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर बल्कि अभिलंब से दूर हटेगी और ऐसे जाएगी कि नहीं। अब इनका अगर विचलन कोण देखना हो तो हम क्या करते हैं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर। तो आपतित किरण को ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को ऐसे
पीछे की ओर, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रही है, तो विचलन कोण देखो तो इतना आया, आया कि नहीं। ये पहली स्थिति थी जब आपतन कोण लेस देन कितना था, 30 से ज़्यादा ही है, छोटा लिया गया बहुत छोटा, लेकिन कम से कम 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा कर लोगे तो फिर ये इसी में जाने लगेगा, प्रिज्मों में पृष्ठों पे आ सकता है, ठीक है ना। जैसे अभिलंब से दूर भी तो हटना है, कितना हटेगा, दूर हटने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पहला चित्र था। दूसरा समझो, ये एक प्रिज्म है, वही वाला जो यहाँ पे है, अलग से कोई प्रिज्म नहीं आया, जो इसमें क्वालिटी थी वही क्वालिटी इसमें भी, ए बी सी, जिस पदार्थ का ये बना है उसी पदार्थ का ये भी है, जितना इसका प्रिज्म कोण है उतना इसका भी प्रिज्म कोण है, ठीक है ना। प्रिज्म कोण चेंज नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अभिलंब था, अभिलंब के साथ ये आई कोण पे आपतित हुआ था, उस आई को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। देखो ये जो आई था इस बार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया पहले वाले से, ठीक है ना। इसका नाम मैं रख रहा हूँ I1, इसका नाम क्या रख दे रहा हूँ I2। I1 जो है वो I2 से छोटा है, मतलब I2 हमने ज़्यादा लिया है पहले की अपेक्षा, आपतन कोण ज़्यादा लिया। तो अब क्या होगा, प्रकाश की किरण ऐसे न जाकर बल्कि अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं, ऐसे जाएगी ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे न जाकर बल्कि अभिलंब से दूर हट के ऐसे जाएगी, और इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो क्या होगा, विचलन कोण देखते हैं। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको आगे की ओर, ये आया विचलन कोण। देखो लग नहीं रहा है कि उससे छोटा हो गया है हल्का फुल्का, क्योंकि ये प्रकाश की किरण ज़्यादा इधर मुड़ी हुई है, उसकी अपेक्षा ये कम मुड़ी हुई लग रही है कि नहीं। तो अगर ये कम मुड़ी है तो विचलन कोण ये ज़्यादा है और ये कम है कि नहीं। रुक जाओ, थोड़ा सा और कम मोड़ता हूँ ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभिलंब से दूरी हटना है ना इसको, देखो हट रही है कि नहीं, अब भी हट रही है ना, ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये कोण क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ा है तो विचलन कोण क्या हो गया, पहले की अपेक्षा छोटा हो गया, घट गया। मतलब देखने से क्या हो रहा है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पे विचलन कोण का मान घट रहा है, घट रहा है कि नहीं। लेकिन एक और चित्र देखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा तुम लोगों को। ये दूसरा चित्र था, तीसरा देखो, ये वही प्रिज्म है जो ऊपर है, इसका भी प्रिज्म कोण ए है, और ये भी उसी मैटेरियल पदार्थ का बना हुआ है जो इन दोनों से बने हैं। अब क्या करना है, फिर हम लोगों को आपतन कोण का मान बढ़ाना है। फिर क्या करना है, देखो आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, बढ़ गया कि नहीं। ये वाला जो I3 है, ठीक है ना, ये I3 जो है ये बड़ा है I2 से और I1 से भी, दोनों से बड़ा है। I1 सबसे छोटा, उससे बड़ा I2 और उससे बड़ा I3। अब क्या होगा, ये सीधे ना जाकर बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना होगा। और फिर यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब से दूर हट के ऐसे जाएगी। अब इसको आगे की ओर और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटेगी, काटेगी कि नहीं, नहीं समझ में आया। ये ऐसे अभिलंब की ओर झुकी ना, अभिलंब से दूर हटी, तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमको विचलन कोण ये देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, ज़्यादा हो गया ना। पहले क्या हो रहा था, ये जो विचलन कोण था ये ज़्यादा था, फिर आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ाया तो देखे विचलन कोण घट गया, फिर आपतन कोण बढ़ाया तो देखे विचलन कोण फिर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक बार बढ़ाने से घट रहा है और एक बार फिर बढ़ाने से क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि विचलन कोण की भी कुछ लिमिट है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। मैं आपतन कोण का मान घटाया, विचलन कोण घटा, हो सकता है ये इसकी लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा नहीं घट सकता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं घट सकता। तो अब इसके बाद जैसे ही आपतन कोण बढ़ाएंगे फिर बढ़ने लगेगा, समझ में आई बात। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे, देखो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, ठीक है ना। ये वाई अक्ष पे हम लोग ले लेंगे विचलन कोण,
क्या ले लेंगे, विचलन कोण, जो कि ऊपर जाने पे बढ़ेगा, और इस पे ले लेंगे आपतन कोण, जो कि इधर जाने पे बढ़ेगा। ठीक है ना, जो कि उधर जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि मान लेते हैं एक टाइम के लिए हमारा आपतन कोण कुछ है, इतना है, आपतन कोण इतना है, पहली वाली स्थिति आपतन कोण I1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपतन कोण पे कुछ विचलन कोण मिला है, डेल मिला है कि नहीं, डेल 1 नाम दे देते हैं, डेल 2 नाम दे देते हैं, और ये डेल 3। तो हमको I1 आपतन कोण पे कुछ विचलन कोण का मान मिला है, कितना मिला है, मान लेते हैं इतना मिला है। ठीक है ना, I1 पे विचलन कोण कितना मिला है, डेल 1। ठीक है ना, आपतन कोण पे विचलन कोण कितना मिला है, डेल 1। फिर I2 कोण पे आपतित करवाए, I2 कोण पे विचलन कोण कितना मिला है। अब डेल 2 इससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, मतलब इधर आएगा कहीं डेल 2 आएगा कि नहीं। फिर आपतन कोण I3 तो बढ़ा ही है, ये तो ज़्यादा ही हुआ है, I3 ज़्यादा है ना, लेकिन विचलन कोण क्या हुआ, वापस ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो इधर ऊपर यहाँ भी इससे ज़्यादा होगा, अब वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे ले ले रहा हूँ, डेल 3 यहाँ हो गया। समझ में आई बात, बोलो कोई दिक्कत। तो जब आपतन कोण I1 है, आपतन कोण क्या है I1, तो विचलन कोण कितना है, डेल 1, मतलब पहली पॉइंट हमारी यहाँ पे है कि नहीं। फिर जब आपतन कोण I2 हुआ तो विचलन कोण कितना हो गया, डेल 2, मतलब दूसरी पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, चलो मान लेना सीधा है, I2 ये I3 रहेगा, I3 कोण पे विचलन कोण कितना हो गया, डेल 3। मतलब तुम्हारा ग्राफ पहले ऐसे गया, फिर वापस ऊपर उठ गया, हुआ कि नहीं। पॉइंट को मिलाना रहता है ना ग्राफ बनाने के लिए, पहले विचलन कोण घटा, फिर अपने जैसे ही मिनिमम मान पे पहुंचा, कम से कम मान पे पहुंचा, तो उसके बाद आपतन कोण बढ़ाया तो ये क्या हुआ, बढ़ गया। समझ में आई बात। तो किस प्रकार का ग्राफ आया, या पूछ सकता है कि आपतन कोण I में परिवर्तन करने से विचलन कोण में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो कहोगे कि जैसे जैसे हम आपतन कोण I का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण घटता है, और एक विशेष स्थिति में विचलन कोण अपने कम से कम मान पे पहुंच जाता है, जिसके बाद आपतन कोण का मान बढ़ाने पे विचलन कोण वापस बढ़ने लगता है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ लिखोगे तुम लोग, अभी पहले ये लिखो, फिर ये कैसे कैसे अपवर्तन हुआ वो लिखो चित्र बना के, फिर उसके बाद वो बनाने के बाद फिर ग्राफ में जो रिजल्ट निकला वो लिखो। ठीक है ना।